हेलो बच्चों। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग अब अच्छे से कवर कर चुके हैं और अच्छे खासे हम लोग उस पर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। लगभग हर टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन टच कर लिया और बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम सबका डेवलप हो गया है कि फर्स्ट लॉ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लिया जाएगा, है ना, एकदम परफेक्टली हमारा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कन्फर्म इससे आने हैं, तो जो बच्चे नहीं इसको क्लास को किए हैं वो सारे बच्चे तुरंत इन क्लासेस को ऑर्डर वाइज में ज़रूर देख लें ताकि हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, चलो, तो अब फर्स्ट लॉ हम लोग कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं और आगे इस चैप्टर में हम लोग आज एक बहुत ही कह सकते हो बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हो गैस के अणुओं के मुक्त कोटि की संख्या या गैस के अणुओं के स्वतंत्र कोटि की संख्या, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब ऊर्जा के समविभाजन का नियम। ठीक है, गैस के मुक्त कोटि की संख्या और ऊर्जा के समविभाजन का नियम इसको हिंदी में कहते हैं। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं इसको अच्छे समझ सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम लोग को बात क्या करनी है एक्चुअल में, तो बात ये करनी है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब तुमको मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैं तुमको गैस के मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, उसका एक्सप्रेशन पढ़े थे हम लोग, क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग। इस बात को थोड़ा सा अब और आगे बढ़ाते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोगों को बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स के टाइप ऑफ मोशन और गैस के मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। ठीक है, पहले समझ लो हमको इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में पढ़ना है, उनके इंडिपेंडेंट मोशन क्या क्या हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूल की कितनी अलग अलग किस्म की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, हम लोग इसकी आज बात करते हैं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक आज का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझने के पहले कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं एक पहले मोनो एटॉमिक गैस की बात करता हूँ। चलो एक मोनो एटॉमिक गैस को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, जो भी तुम इनर्ट गैसेस पढ़ते हो वो सब के सब क्या होते हैं, दे आर मोनो एटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस जिसके एक मॉलिक्यूल में एक एटम होते हैं। ठीक है, दैट इज़ मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, याद करो हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे कि जो गामा की वैल्यू होती है, गामा इज़ इक्वल टू CP/CV, वो किस पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। बताया था मैंने, किसी गैस के परमाणुकता पर डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक पे डिपेंड करती है। वो सब बातें इसमें फिर से अब आनी शुरू होंगी और गामा का क्या एक्चुअल मीनिंग होता है हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अब तक तो पढ़ लीजिए कि गामा कांस्टेंट होता है। ठीक है, गामा का मतलब क्या होता है अब पता चलेगा हम लोग को। तो सपोज़ दैट हमने क्या किया, एक मोनो एटॉमिक गैस को हम लोग लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम। ठीक है, तो सपोज़ दैट ये एक स्पेस में मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना देता हूँ। चलो, एक्स एक्सिस, ये सपोज़ दैट वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको देख नहीं सकते, है ना, बड़े दुख की बात है। सोचो कितना अच्छा होता, एटम्स मॉलिक्यूल्स को अगर देख सकते होते, उनकी हरकतों को हम देखते, कितना अच्छा रहता। अपने आप सब समझ में आता कि एटम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। चलो नहीं देख सकते लेकिन समझ तो सकते हैं, इमेजिन तो कर सकते हैं। तो सपोज़ दैट हमारे पास ऐसा स्पेशल पावर आ गया कि हम लोग हीलियम गैस के एक एटम को
देख पा रहे हैं। वो क्या क्या एक्टिविटी करेगा, लेट अस सपोज हमको ये देखना आ गया, हम देख सकते हैं कि हीलियम के एक एटम में क्या क्या हरकतें वो कर सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मान लो ये एक हीलियम का एटम है, दिस इज़ एन एटम ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, ओके फाइन। ये एक हीलियम गैस का मान लो बच्चों एटम है। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गैस इज़ आइडियल। ठीक है, ये गैस जो है वो आइडियल गैस है। तो इस एटम पे इसके आसपास के जो और हीलियम के एटम्स होंगे, इन एटम्स पे उन एटम्स का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ना कोई इंटरेक्शन, ना कोई अट्रैक्शन, ना कोई रिपल्सिव फोर्स। ये अपना अलग रह रहा है, वो लोग अपना अलग रह रहे हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ एज्यूमिंग अ गैस एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस को एज्यूम करने का ये एकदम बेसिक चीज़ होता है कि एक एटम्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हीलियम के एटम है, ऐसे और सारे भी होंगे, मगर वो लोग इससे बहुत सफिशेंटली दूर पे हैं कि कोई इनके साथ इंटरेक्शन नहीं है। अब इस हीलियम के एटम को हमने पहले कहा कि मान लो हमको ऐसी शक्ति मिल गई है कि हम इस एटम को अच्छे से देख सकते हैं कि एटम ये क्या क्या हरकतें करेगा, किस किस टाइप का मोशन कर सकता है ये। ठीक है, तो जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हीलियम का जो एटम है, ठीक है, याद करना वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस। तो हम ये पाते हैं कि जो हीलियम का एटम है ये केवल 3 टाइप की या 3 डिफरेंट डायरेक्शन में, वो 3 डायरेक्शन कौन कौन से हैं, एक्स, वाई और जेड। ये हीलियम का एटम जो है वो केवल इन 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन के अलावा और कोई भी मोशन करने के लायक नहीं है। इट परफॉर्म्स ओनली 3 काइंड ऑफ मोशन। ट्रांसलेशन का मतलब वही कह सकते हो हिंदी में ऋजुरेखीय पथ पर गति, जिसको हिंदी में कहते हो। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, बस चलता रहेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हो ट्रांसलेशनल, मूव करना, ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो हम जब इस एटम को गौर से देखते हैं, काफ़ी देर तक देखते हैं, ऐसा नहीं कि बस 1 सेकंड देखा और चलो देख छोड़ दिया। काफ़ी देर तक उसका एक्टिविटी, भाई ये करता क्या है, ये किस किस किस्म का मोशन कर सकता है, ये क्या करता क्या है। तो जब हमने बड़े गौर से काफ़ी देर तक देखा तो पाया कि जो एटम हीलियम का है वो केवल 3 टाइप की मोशन कर सकता है। एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, वाई एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है और जेड एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। इन 3 के अलावा और कोई चौथा मोशन ये नहीं कर सकता। ये रोटेशनल मोशन नहीं कर सकता, ये वाइब्रेशनल मोशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर मोशन कर सकने के ही काबिल है। वही ट्रांसलेशनल को या लीनियर मोशन को सब एक ही बात होती है, और कोई ये चौथा मोशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब अब समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से बस सुनना। किसी भी गैस का एक मॉलिक्यूल या एटम, अगर वो एटॉमिक गैस है तो एटम की बात होगी, किसी भी गैस का एक मॉलिक्यूल जितने भी डिफरेंट टाइप के इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। पूरी बात को ध्यान सुनना, किसी भी गैस का एक मॉलिक्यूल जितने भी अलग अलग टाइप के, जितने भी डिफरेंट टाइप के, एक मोशन एक्स में हुआ, एक मोशन वाई में हुआ, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। ठीक है, अगर दे आर इंडिपेंडेंट, अगर एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज होगा तो उसका फ़र्क वाई डायरेक्शन पर नहीं पड़ेगा। दैट इज़ मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र गतियाँ जिसको बोलते हो। तो कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, जितने टाइप के डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है या जितने डिफरेंट टाइप के मोशन को परफॉर्म कर सकता है, उन नंबर ऑफ मोशन को हम कहते हैं उसका
डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट्स इट। आई रिपीट कि गैस का मॉलिक्यूल है, ये जितने टाइप के इंडिपेंडेंट मोशन करेगा, इंडिपेंडेंट मोशन का मतलब कि एक मोशन अगर बंद हो जाए, तेज हो जाए, धीमा हो जाए, कुछ भी हो, तो बाकी के मोशन पर फ़र्क ना पड़े। अगर मान लो हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल है, वो 5 टाइप के मोशन कर सकता है और पांचों में से किसी एक के साथ अगर कोई चेंज होगा तो बाकी चारों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे पांचों मोशन आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये मतलब इंडिपेंडेंट मोशन का अगर मैं उसको एक्स एक्सिस में जाने से रोक दूँ तो इससे वाई और जेड पे उसके मोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज़ मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र गतियाँ। तो किसी गैस का एक मॉलिक्यूल जितने डिफरेंट टाइप के इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म कर सकता है, इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म कर सकता है, उन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन को हम कहते हैं बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि भाई वो फ्री है, 3 अलग अलग मोशन करने के लिए फ्री है वो। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो हीलियम गैस है, जो कि एक मोनोटॉमिक गैस है, मैंने हीलियम एग्जांपल लिया है, ऑल मोनोटॉमिक गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, व्हाटएवर कोई भी हो, तो कोई भी एक मोनो एटॉमिक गैस को जब हम देखते हैं, ध्यान सुनना, जब किसी मोनोटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके मॉलिक्यूल में केवल 3 इंडिपेंडेंट मोशन हो सकता है। ये केवल एक्स डायरेक्शन मूव कर सकता है, या तो वाई मूव कर सकता है, या तो वाई में जा सकता है तो जेड में जा सकता है। इन 3 मोशन के अलावा कोई चौथा मोशन वो नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे कि ये जो हीलियम गैस का मॉलिक्यूल है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है सर? 3। विल से डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 3। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। बट याद रखना ये नंबर ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। कोई भी एक गैस का अणु जितने भिन्न भिन्न प्रकार की स्वतंत्र गतियाँ करे, ठीक है, उन स्वतंत्र गतियों की संख्या को, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन को हम कहते हैं उस गैस के मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अगर कोई मोनोटॉमिक गैस है, जैसे हीलियम वगैरह लोग हो गए, तो इनके मॉलिक्यूल का जब तुम देखोगे गौर से तो केवल 3 टाइप के मोशन करते नजर आएंगे और चौथे करेंगे ही नहीं, ठीक है, और फ्री होंगे करने के लिए, ठीक है। इनको तुम रोक नहीं सकते, ये आराम से XYZ मूव करते रहेंगे और चौथा मोशन को आता ही नहीं है, और बाकी एटम्स इतने दूर हैं कि किसी के साथ इंटरेक्शन होने का मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब। अब इससे मोनोटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मोनोटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल में, याद रखना, भूलना नहीं, 3 ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं केवल, ठीक है। A monoatomic gas can perform 3 independent ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। 3 भिन्न प्रकार की स्वतंत्र गतियाँ कर सकता है, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर मोशन, जो रेखीय गति होती है ना, लीनियर मोशन, उसी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम उस गैस के लिए जो एक मोनो एटॉमिक गैस से हीलियम है। अच्छा, अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ, अच्छा ये सब में ऐसा नहीं होता, अभी हम बात करेंगे डायटोमिक की, तो वहाँ थोड़ी सी बात बदलेगी, ठीक है, लेकिन वेट करो अभी। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? सुनो, ये हीलियम मॉलिक्यूल है, सपोज दैट ये हीलियम मॉलिक्यूल सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जितने मोनोटॉमिक गैस होंगे सब में ये कहानी अप्लाई होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एक हीलियम गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके 3 डिफरेंट मोशन हैं, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है ये, और चौथा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक रूल यहाँ पर पे और आता है जो ये कहता है कि इन तीनों, अब सुना ध्यान से, इन तीनों इंडिपेंडेंट मोशन को, भाई किसी मोशन को अगर तुमको करना है
तुमको एनर्जी चाहिए होगी, यू विल नीड एनर्जी। बिना एनर्जी के तुम कोई मोशन नहीं कर सकते। तो अगर ये मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड में डिफरेंट मोशन कर रहा है, डिफरेंट ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो इन तीनों मोशन को परफॉर्म करने में वो कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च किया होगा। थोड़ी एनर्जी खर्च किया होगा तो एक्स एक्सिस में चला होगा, थोड़ी एनर्जी खर्च किया होगा तो वाई में चला होगा, थोड़ी एनर्जी खर्च करने पर ही वो जेड में भी चला होगा। तो एनर्जी खर्च किए बिना वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, सबको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और रूल आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इक्वल बंटवारा होगा, इक्वी पार्टीशन, ऊर्जा के सम विभाजन का नियम। अब ये क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि इसके 3 अगर इंडिपेंडेंट मोशन है, ठीक है, अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, मतलब 3 इंडिपेंडेंट मोशन है, तो किसी भी एक मोशन को करने में, किसी भी एक मोशन को परफॉर्म करने में ज़्यादा या कम एनर्जी नहीं खर्च होगी। मतलब इन तीनों मोशन को परफॉर्म करने में इक्वल एनर्जी खर्च करेगा। जितनी एनर्जी वो खर्च करके एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, उतनी ही एनर्जी खर्च करके वो वाई डायरेक्शन में भी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, उतनी ही एनर्जी खर्च करके वो जेड एक्सिस में भी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। ऐसा नहीं कि उसको एक्स एक्सिस बहुत पसंद है और अपना 90% एनर्जी एक्स एक्सिस में मोशन में खर्च कर दिया और बाकी के 10% से वो वाई और जेड में कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तीनों मोशन में वो बराबर एनर्जी खर्च करेगा। किसी भी एक टाइप के मोशन से उसका कोई ख़ास लगाव नहीं होगा, वो सबको इक्वली प्यार करेगा, एकदम बराबर तौर पे, ठीक है, किसी भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर इस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को मैं ई मान लूँ, फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ तो होगा, ई मान लो, द टोटल एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ ई, तो इन तीनों डायरेक्शन में जो इसकी एनर्जी खर्च होगी वो E/3 और E/3 होगी। ऐसा नहीं कि E का 90% इधर ही खर्चा हो गया, बाकी 10% से वाई हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। किसी एक डायरेक्शन से कोई खास लगाव नहीं होगा उसको, वो इक्वली मूव करेगा सब में विथ इक्वल एनर्जी। तो जो भी एनर्जी होगी, अगर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो तीनों में इक्वल बटेगी। अगर मान लो मैंने कहा कि किसी मॉलिक्यूल का 10 किस्म का मोशन कर सकता है, 10 किस्म के इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, कुछ ट्रांसलेशनल, कुछ रोटेशनल, ये रोटेशनल नहीं कर सकता, कुछ लोग होंगे जो कर सकते होंगे, कुछ वाइब्रेशनल, 10 किस्म के मोशन कर सकता है। मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे भैया उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, 10 अलग अलग मोशन कर रहा है और सब इंडिपेंडेंट है। किसी एक के साथ कुछ होगा तो बाकी 9 पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसके अगर 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल एनर्जी उन 10 में इक्वल बटेगी, E/10 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 E/10। दैट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल की जितनी भी एनर्जी होती है वो उसके सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर डिवाइड होती है। अगर एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 100 है, वो 100 टाइप के मोशन कर सकता है फॉर एग्जांपल, तो हर 100 मोशन में वो इक्वल एनर्जी ही खर्च करेगा, E/100 E/100 एंड सो ऑन। दैट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के सम विभाजन का नियम, ठीक है। तो अब चूँकि ये जो मोनोटॉमिक गैस है ये 3 डिफरेंट मोशन कर सकता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, यानी कि इसकी एनर्जी 3 इक्वल पार्ट में, इसकी मतलब एक मोनोटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो तीनों पार्ट में इक्वल डिवाइड होती है। और यहीं तक नहीं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आगे भी कुछ कहता है, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये भी कहता है कि इसकी टोटल एनर्जी इन तीनों पार्ट में इक्वल डिवाइड होगी, ठीक है, और इन तीनों का जो वैल्यू होता है वो भी फिक्स होता है।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये भी कहता है कि किसी एक मॉलिक्यूल का जो टोटल एनर्जी है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर डिवाइड होगा, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो एनर्जी मिलेगी वो 1/2 kT के इक्वल होगी। 1/2 kT यहाँ, 1/2 kT इधर और 1/2 kT इधर, ठीक है। जहाँ के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, काइनेटिक थ्योरी गैसेस से पढ़े थे हम लोग, और टी क्या है, इस मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी होगी वो उसके सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल डिवाइड होती है। किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में ज़्यादा, किसी एक में कम, ऐसा नहीं होगा, सब में इक्वल। और ये इक्वल वैल्यू होती कितनी है, तो ये भी बताता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये बताता है कि एनर्जी इक्वल डिवाइड है, और ये एनर्जी कितनी है ये भी बताता है। तो कितनी है, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT। अगर किसी मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 हैं तो 10 में 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2, 10 में 1/2 kT होगा। ये कन्फर्म है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT एनर्जी खर्च होगी डेफिनेटली। एक किस्म के मोशन को करने के लिए 1/2 kT के बराबर मॉलिक्यूल एनर्जी खर्च करेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मोनो एटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ, सुनना, अगर मोनो एटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ठीक है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT एनर्जी वो खर्च किया, इधर भी मूव करने में 1/2 kT खर्च करेगा, इधर भी मूव करने में 1/2 kT खर्च करेगा, इधर भी मूव करने में 1/2 kT खर्च करेगा, और इन 3 के अलावा चौथा कोई मोशन कर भी नहीं रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्या इसको हम 3/2 kT कह सकते हैं? बताओ भाई, 1/2 kT इधर, 1/2 kT इधर, 1/2 kT इधर, और चौथा कोई मोशन है ही भी नहीं, बस 3 ही मोशन है, 3 के अलावा चौथा तो है नहीं है, ठीक है। और टोटल एनर्जी तीनों में डिवाइड होना है, तो तीनों को अगर जोड़ दोगे तो पूरा एनर्जी मिल जाएगा। तो 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT। तो एक इस मॉलिक्यूल की अगर तुमको टोटल एनर्जी पूछे तो उसको हम कह सकते हैं से इट इज़ 3/2 kT। याद रखना, एक गैस के मॉलिक्यूल का अगर वो मोनो एटॉमिक गैस है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। याद रखना, फिर बोल रहा हूँ कि इनमें 3 के तीनों मोशन कैसे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन है, एंड दिस इज़ टोटली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें रोटेशन वगैरह कुछ नहीं है, इसमें वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से मिल करके एक मोनो एटॉमिक गैस की टोटल एनर्जी बनती है, ठीक है। तो दिस इज़ द केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लो, तो हम चलते हैं डायटोमिक गैस पे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जल्दी कॉपी कर लो उसको। तो बस एक बात का ध्यान रहे कि ये जो 3 डिफरेंट मोशन मैं बता रहा हूँ, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, एकदम स्वतंत्र गतियाँ होंगी, और तीनों में से कोई भी मोशन को करने में मॉलिक्यूल का कोई भेदभाव नहीं होगा। वो जितना मन लगा करके एक्स एक्सिस में जाएगा उतना ही मन लगा करके वाई में जाएगा, उतना ही मन लगा करके जेड में जाएगा। मन लगाने का मतलब क्या हुआ भाई, अगर बराबर बराबर मन लगाएगा तो बराबर बराबर एनर्जी भी खर्च करेगा। तो एक्स वाई जेड तीनों ट्रांसलेशनल मोशन, तीनों रेखीय गति को करने के लिए बराबर ही वो एनर्जी खर्च करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और ये भी फिक्स है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी खर्च करेगा, तो 1/2 kT।
तो इसमें 3 डिग्री फ्रीडम है, तो 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT। तो एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 3/2 kT। इस बात को ध्यान रखना। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, मोनोटॉमिक गैस में कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता, कोई वाइब्रेशनल मोशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होंगे, और वो भी 3 इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग टुवर्ड्स डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस क्या होते हैं सर? तो हम समझ सकते हैं डायटोमिक गैस मतलब क्या? ऐसा गैस जिसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, जैसे O2, N2, H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, सब कैसी गैस है? दे आर डाई एटोमिक गैसेस। ठीक है, तो अब लोग अब इन किस्म की बात करते हैं जहाँ पर पे एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे। ठीक है, तो उनको कहते हैं डाई एटोमिक गैसेस। अब इनकी बात देखो क्या होती है। थोड़ा सा मैं पहले डायग्राम बना दूँ। चलो, XYZ। ठीक है, अब होता यहाँ पर पे क्या है कि किसी भी डाई एटॉमिक गैस में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब में इन जनरल एक बात ये देखी जाती है कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो 2 एटम्स होते हैं, इस बात को केमिस्ट्री में शायद जानते भी होंगे कि इनका जो दोनों एटम का जो मिलाकर स्ट्रक्चर होता है डायटोमिक गैसेस में, वो डंबल शेप में होता है। डंबल समझते हो ना? डंबल शेप में होता है किसी भी डायटोमिक गैस में। कुछ ऐसे उसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। कुछ ऐसे। ये मान लो है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को अगर देखते हैं, किसी भी हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को अगर देखते हैं तो हमें देखते हैं कि उसका जो शेप होता है वो डंबल की तरह होता है। इनके बीच की एक एटम, ये दूसरा एटम, और इनके बीच की एक बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है जो उसको एक डंबल के किस्म का शेप देती है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल डंबल के शेप का है। हम बात करें डायटोमिक गैस की। ठीक है, चलो, और मान लो इसके जो डंबल्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, और ये मॉलिक्यूल्स तो तुमको बड़ा दिखा रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स की साइज़ कितनी छोटी होती है, वी ऑल नो दैट। वो तुमको समझाने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग बड़ा फिगर बना रहे हैं, मगर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द दिस एक्सेस। ठीक है, तो अब होता क्या है कि तुमको मैंने ये भी कहा कि जैसे इस हीलियम मॉलिक्यूल को देख रहे थे कि वो कितने किस्म का मोशन कर सकता है, उसको अच्छे से देखा कि अच्छा एक्स वाई जेड, और चौथा ये कुछ नहीं कर रहा है। ओ, अब समझ गए केवल 3 किस्म के मोशन कर सकता है। बस समझ गए कि उसका डिग्री फ्रीडम कितना है, 3। देखो वो क्या कर रहा है, आराम से उसको देखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, जो वो देखा वो लिख दिया। तो हम भी एक काम करते हैं इसी की वजह से ही, जब हम लोग इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन
का मॉलिक्यूल है। ये एक हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, और उनके बीच की बहुत छोटी सी डिस्टेंस जो उसको डम्बेल जैसा एक खूबसूरत सा शेप देती है ना। और हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं काफ़ी देर तक, कहते हैं ये भाई साहब क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो जब हम इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, बड़े गहन तरीके से इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या कर सकता है, तो हम एक चीज़ पाते हैं कि जो डम्बल आकार लेकर ये घूम रहे हैं मॉलिक्यूल साहब, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 किस्म के इंडिपेंडेंट मोशन करते दिखाई पड़ते हैं। यह हाइपोथेटिकल बात नहीं है, दे डू इट, दे आर फाउंड टू डू इट। ये जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल देख रहे हो हाइड्रोजन का H2, ये हीलियम तो बेचारा 3 में निपट गया, एक X एक Y एक Z, और कुछ नहीं करेगा, ये ख़त्म, और कुछ इस वक्त करने को बचा ही नहीं है। क्या करेगा बेचारा, अकेला एटम है। ये 2 एटम है, ये 5 किस्म के मोशन करते दिखाई पड़ते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। सर 5 कैसे हो गए, तो आप बताइए, तो 5 कौन कौन, देखो बताते हैं। 5 में से इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 5। बताता हूँ 5 कौन कौन से होते हैं, सुन लो। तो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल 5 अलग अलग किस्म के मोशन करता हुआ दिखाई पड़ता है। 5 इंडिपेंडेंट मोशन करता दिखाई पड़ता है, फ्री मोशन, इंडिपेंडेंट। 5 अलग अलग किस्म की स्वतंत्र गतियाँ ये करता दिखाई पड़ता है, और किसी एक गति का किसी दूसरे गति से कोई संबंध नहीं होगा। दैट इज़ मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। अब उन 5 में से कोई एक गति अगर हम कुछ जुगाड़ लगा करके बंद भी कर दे, तो बाकी 4 चलता रहेगा। 5 में से 3 को बंद कर दो कि बाकी 2 चलता रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। दैट इज़ मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, या स्वतंत्र गतियाँ। तो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल 5 अलग अलग किस्म के इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। इसलिए इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 कहा जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या 5 कही जाएगी। 5 अलग अलग, जितने अलग अलग किस्म के मोशन करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग किस्म के मोशन कर सकता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। अब इस 5 में होता क्या क्या है, तो सर इस 5 में 3 ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं और 2 रोटेशनल मोशन होते हैं। सर 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल समझे नहीं, समझो कैसे। 3 ट्रांसलेशनल तो जैसे यहाँ थे वैसे वहाँ भी होंगे। कैसे, एक्स एक्सिस में मूव किया, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक साथ, दोनों एक्स एक्सिस में मूव किया। जैसे ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वाई एक्सिस से मूव कर सकता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जेड एक्सिस से मूव कर सकता है। ठीक है, बस में तो ये 3 ट्रांसलेशनल मोशन करता दिखाई पड़ता है। पहली बात तो ये, ठीक है, इट परफॉर्म्स 3 ट्रांसलेशनल मोशन along एक्स वाई एंड जेड, जैसा ये दोबारा कर रहा था। ठीक है, दिस इज, ठीक है। 2 रोटेशनल मोशन भी करता ये दिखाई पड़ता है। सर 2 रोटेशन कौन कौन से होते हैं, देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्स एक्सिस के एलोंग रखा गया है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। ठीक है, तो ये एक रोटेशन वाई एक्सिस, एक रोटेशन ये वाई एक्सिस, देखो एक रोटेशन ये वाई एक्सिस के अबाउट कर सकता है, एक रोटेशन वो जेड एक्सिस के अबाउट कर सकता है। 2 रोटेशन कर सकता है। एक्स एक्सिस के अबाउट उसका रोटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के एलोंग ही रखा हुआ है। ठीक है, बस में तो ये जो मॉलिक्यूल है वो केवल या तो वाई के अबाउट घूमेगा या तो जेड के अबाउट घूमेगा। ठीक है, तो रोटेशन वो हल्का फुल्का पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स में भी आगे हम लोग। तो भैया ये 5 किस्म के मोशन करता है, 3 डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड में ट्रांसलेशनल, और जिस एक्सिस में रखे हो उसको छोड़ करके बाकी 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ,
जिन एक्सिस में मॉलिक्यूल है, जैसा भी एक्स एक्सिस में है, तो उसको छोड़ करके वाई के अबाउट रोटेशनल और जेड के अबाउट रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। ठीक है, करता ही है, कर सकता है कि करता ही है। हाँ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन मोशन नहीं कर सकता, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ज़ीरो भी हो जाता है। ठीक है, जिस एक्सिस के लॉन्ग वो रखा हो, उसकी बात हम लोग कभी नहीं करते फिलहाल। तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 5 इंडिपेंडेंट मोशन हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक बंद होने दो, बाकी 4 चलता रहेगा वैसे ही। दैट इज़ मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, एकदम स्वतंत्र गतियाँ होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। अब ये बताइए कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आप यहाँ बताए थे कि इसकी एनर्जी इन तीनों में इक्वल डिवाइड होगी, क्या वो यहाँ भी अप्लाई होता है? बिल्कुल बिल्कुल। इन 5 मोशन में किसी एक मोशन से कोई ख़ास लगाव नहीं होगा। जितना एक मोशन को करने में इसका इंटरेस्ट होगा, उतना ही दूसरे मोशन को भी करने में इंटरेस्ट होगा। मतलब हर 5 मोशन को करने में वो इक्वल एनर्जी खर्च करेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 kT। तो 1/2 kT 3 इसमें, 1/2 kT 2 इसमें। तो अगर इसको हम ये बात करें, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ 1 molecule of a diatomic gas, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, विदाउट वाइब्रेशन। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनमें किसी किस्म का वाइब्रेशनल मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो 2 डायटोमिक गैसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग विदाउट वाइब्रेशन वालों की बात कर रहे हैं। तो विदाउट वाइब्रेशन में 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ डायटोमिक गैस जिसमें विदाउट वाइब्रेशन हो, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? सर इट्स क्वाइट सिंपल, 5/2 kT। ठीक है, अरे भाई एक को करने में कितना खर्च होता है? 1/2 kT। तो 5 को करने में कितना खर्च होगा? 5/2 kT। तो एक मॉलिक्यूल का जो डायटोमिक गैस है उसके एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी? सर 5/2 kT। याद रखना, इसमें से अगर तुम्हारा ये होगा तो मिटा दे। चलो, इसमें से एक बात ध्यान रखना कि जो ये टोटल एनर्जी है ये कितना है? 5/2 kT। ठीक है, इसमें 2 एनर्जी है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसमें इस टोटल में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? कहोगे सर 3/2 kT। ठीक है, और इस टोटल में इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो क्या कहो सर 2 × 1/2 kT। ठीक है, बस समझ रहे हो भाई। 5 में से 3 मोशन कैसे हैं? ट्रांसलेशनल, और 2 मोशन कैसे हैं? रोटेशनल। तो क्वेश्चन जानबूझकर घुमा के पूछेगा। यहाँ सुनना, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के विदाउट वाइब्रेशन की टोटल एनर्जी कितनी होती है? सर 5/2 kT। एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के विदाउट वाइब्रेशन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kT। ठीक है, इस 5/2 kT में से जो कि टोटल है उसमें ट्रांसलेशन कितनी है? 3/2 kT। और रोटेशन कितनी है? 2/2 kT। याद रखना कि हमसे टोटल पूछा है कि ट्रांसलेशन पूछा है
कि रोटेशन पूछा है। इस बात को ध्यान रखना है कि इस 5 मोशन में 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है। डे की फ्रीडम 5 है और हर 5 अलग अलग मोशन को करने में वो इक्वल एनर्जी खर्च करता है। 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT और 1/2 kT। ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर मैं तुमको लिख कर अगर दिखाऊँ तो ऐसे कह सकते हैं, E इज़ इक्वल टू वन बाई टू एम वी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया? 3 ट्रांसलेशनल। ठीक है, ये 3 ट्रांसलेशनल ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा तो, ये वाई एक्सिस में मूव करेगा तो, ये जेड एक्सिस से मूव करेगा तो, और ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT। तो ट्रांसलेशनल कितना हो गया सर? 3/2 kT। 3/2 kT में से ये भी हाफ kT, ये भी हाफ kT, ये भी हाफ kT। ठीक है, ये तीनों ट्रांसलेशनल है। रोटेशन की बात करो तो ये रोटेशन किस एक्सिस में कर रहा है सर? केवल वाई के अबाउट कर रहा है और जेड के अबाउट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। अब रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला तुम सब जानते होगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये शायद फार्मूला को पता होगा 11th में। जहाँ आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको बोलते हो जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा को बोलते हो कोणीय वेग। ठीक है, तो ये इसको बोलते हो घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल केवल वाई के अबाउट है और जेड के अबाउट है, तो यहाँ पर वाई और जेड लिखा गया। ठीक है, हाँ, ये दोनों वैल्यू क्या होगी? ये भी 1/2 kT, ये भी 1/2 kT। तो रोटेशनल कितना हो गया सर? 2 × 1/2 kT। तो 5 में समझ गए ना, 3/2 kT ट्रांसलेशनल और 2 × 1/2 kT रोटेशनल। इन पांचों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5/2 kT। ठीक है, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। 1 2 3 4 5, ये 5 किस्म के डिफरेंट मोशन कर रहा है। 3 ट्रांसलेशनल रेखीय गति लीनियर और 2 रोटेशनल। लेकिन याद रखना 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, इन पांचों को करने में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि इन पांचों मोशन को करने में इक्वल एनर्जी खर्च होगी। भले वो रोटेशनल है, भले ट्रांसलेशनल है, लेकिन एनर्जी सब में बराबर खर्च होगी। यहाँ भी 1/2 kT, यहाँ 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, तो पूरा मिलाओगे तो कितना आएगा सर? 5/2 kT। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, 5/2 kT में से 3 ट्रांसलेशन वाले होंगे और 2 रोटेशन वाले होंगे। कब? जब उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन नहीं हो रहा होगा, तब हल्का सा वाइब्रेशन होगा तो थोड़ा सा बात और बदल जाएगी। ठीक है, इसको करो तो बताता हूँ कि बात क्या बदलेगी। बस याद रखना कि अगर वो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है तो उसका जो एक्स एक्सिस में रोटेशन होगा वो नहीं हो सकता। अगर एक्स एक्सिस में है तो वाई और जेड में करेगा, वाई में रखे हो तो जेड और एक्स में करेगा, जेड में अगर है तो एक्स वाई, मतलब कि रोटेशन केवल 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल 3 हो सकते हैं, तो 3 वो 2 ये, कितना होगा टोटल 5। इस बात को ध्यान रखना। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, केवल 2 एक्सिस में रोटेशन कर सकता है। जिसमें मॉलिक्यूल को रखा गया है उस एक्सिस में वो रोटेशन नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है।
इसलिए ट्रांसलेशन तीनों में पॉसिबल है, एक्स में भी मूव करेगा, वाई में भी, जेड में। लेकिन घूमने की बात करोगे कि रोटेशन मोशन करे, घूर्णन गति करे, तो घूर्णन गति केवल वो वाई के परितः करेगा और जेड के परितः करेगा, एक्स के परितः नहीं कर सकता। अगर वाई में रखोगे तो एक्स और जेड के परितः करेगा, जेड में रखोगे तो एक्स और वाई के परितः करेगा, तो 2 रोटेशन ही केवल होगा, ट्रांसलेशन 3 होंगे। तो डिग्री फ्रीडम कितना हो गया 5, और ये इन 5 के अलावा और कोई छठा मोशन करता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए कहेंगे इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं सर 5। ये 5 अलग अलग किस्म के मोशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसमें ये बात हो रही है कि 3 ट्रांसलेशन है और 2 रोटेशन है, लेकिन 5 हैं, 5 के अलावा छठा नहीं है। और इन 5 में किसी भी एक में ज़्यादा और किसी भी एक में कम खर्च नहीं करेगा। जितना वो एक मोशन करने को खर्च करेगा उतना ही बाकी 4 भी करेगा। और वो एक वैल्यू कितनी होगी 1/2 kT। तो 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT 3 ट्रांसलेशनल और 1/2 kT 1/2 kT 2 रोटेशनल। तो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जिसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, आई रिपीट, जिसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, उसके एक मॉलिक्यूल की पूरी एनर्जी कितनी होगी सर 5/2 kT। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ बात समझना कि तुमको बता रहा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये किस तरीके से एनर्जी का बंटवारा होता है, ठीक है। एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वो जितनी चाह से वो एक्स एक्सिस में जाएगा, उतना ही मन से वो वाई एक्सिस में भी जाएगा, उतना ही उसका मन लगेगा जेड एक्सिस में भी जाने में। और यही नहीं, जितनी मन से वो 3 ट्रांसलेशन करेगा उतने ही मन से वो 2 रोटेशनल भी करेगा। तो जब सब में बराबर मन लगा रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, ठीक है, या हिंदी इंग्लिश मान लो, वही तुम पढ़ते हो, या फिर कुछ और 5 सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, हिंदी, इंग्लिश, और तुमको 5 में पढ़ने में बराबर मन नहीं लगता। फिज़िक्स पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, बायोलॉजी पढ़ने में कम मन लगता है। अरे बाप रे, क्या बोल दिए सर, एकदम उल्टा बोल दिए। फिज़िक्स पढ़ने में कम मन लगता है, बायो पढ़ने में ज़्यादा लगता है। खैर जो भी है, जिसमें तुम्हारा मन लगता हो। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, कि जिसमें ज़्यादा मन लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा बायोलॉजी में बहुत मन लगता है, तो तुम्हारा ज़्यादा एनर्जी बायो में खर्च होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसका 5 में बराबर मन लग रहा है, फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उतना ही अच्छा उसको हिंदी पढ़ने में लग रहा है, उतना ही अच्छा उसको केमिस्ट्री पढ़ने में, तो क्यों किसी एक में वो ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा? अपनी पूरी एनर्जी वो 5 इक्वल पार्ट में ख़त्म कर देगा। जितना एनर्जी खर्च करेगा फिजिक्स पढ़ने में, उतना ही एनर्जी खर्च करेगा केमिस्ट्री में, मैथ्स में या बायो में, हिंदी में, इंग्लिश में। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं होता, तुम लोग किसी एक खास सब्जेक्ट पे पूरा ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देते हो। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वो खास सब्जेक्ट तुम्हारा, चलो मैं नहीं बोलूँगा, सबका अपना अलग अलग पसंद होती है, ठीक है। तो जो भी है, मेरी खास बात अब समझ गए होगी कि भाई लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि भाई जो भी आप मोशन करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल मोशन करेगा, हर मोशन में बराबर एनर्जी खर्च करेगा। और वो बराबर एनर्जी कितनी होगी 1/2 kT। तो जिसकी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो इनटू 1/2 kT कर देना। अब किसी की अगर मान लो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी पूरी एनर्जी कितनी होगी 10 × 1/2 kT होगी। एक को करने में 1/2 kT, 10 करने में निकाल लो कितना खर्च करेगा, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। इफ़
molecules have vibrational and potential energy also। मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 3 ट्रांसलेशनल तो है ही है, 2 रोटेशनल भी है ही है, इसके अलावा जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल के 2 एटम्स हैं, ये वाइब्रेट भी करते हैं। वाइब्रेशन भी, कोई भी मोशन करेगा देखना बराबर मन से करेगा, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करते हैं और इनके बीच एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स। इन एटम्स के बीच जब इंट्रैक्शन होता है तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट होती है। तो कभी कभी 2 डायटोमिक गैसेस में इन 5 के अलावा 2 एनर्जी और होती है, एक वाइब्रेशनल और दूसरा पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा, 7। ठीक है, तो कभी कभी डायटोमिक गैस में 5 भी हो सकता है, कभी कभी 7। विदाउट वाइब्रेशन है, समझ जाना 5, विथ वाइब्रेशनल है, समझ जाना 7। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 molecule will be 7/2 kT। तो ऐसे कंडीशन में अगर वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है, अगर उनके बीच में इंट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बच्चों, 7। उसमें 7 में क्या क्या होगा, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल, 1 पोटेंशियल। आई रिपीट, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल, 1 पोटेंशियल। तो जो उस मॉलिक्यूल की पूरी एनर्जी है वो 7 जगह खर्च होगी, 3 ट्रांसलेशनल में, 2 रोटेशनल में, 1 वाइब्रेशनल में और 1 पोटेंशियल में। और ये 7 जगह वो इक्वल एनर्जी ही खर्च करेगा। पोटेंशियल एनर्जी भी 1/2 kT होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी 1/2 kT होगी, इन 3 में भी 1/2 kT 1/2 kT होगा, इन 2 में भी 1/2 kT ही होगा। ऐसा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के सम विभाजन का नियम कहता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, अब रही बात इसके आगे क्या हो गया सर, मोनो हो गया, डाई हो गया, आगे क्या हो गया, तो आगे कोई श्योर नहीं होता बच्चों। आगे जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 2 से अधिक एटम्स हैं, उनमें कोई फिक्स नहीं होता, उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स का जब किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ते हैं ना, तो उनका मोशन भी डिफरेंट टाइप का होना शुरू हो जाता है। तो हमको फ़िलहाल वो भी पढ़ना भी नहीं, BHU के पॉइंट ऑफ व्यू हमको उतना पढ़ना भी नहीं है। हमको सिर्फ मैं पहले क्या था, मैं तुमको जो बताया है ये बहुत लंबी कहानी है, सिर्फ BHU के पॉइंट ऑफ व्यू तुमको बता था, इतना आज के लिए सफिशेंट है कि मोनो का क्या होता है, डाई का क्या होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इस पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, और अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करो, जो डाउट्स होगा, जो दिक्कतें होंगी कमेंट में मुझको बताना। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक मस्त रहो, पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू।